हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर बैक अगेन विद आवर नेक्स्ट वीडियो सेशन बेटा। तो पिछले सेशन में हमने बात की, इन द लास्ट सेशन वी हैव टॉक्ड अबाउट रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात की हमने, और साथ के साथ हमने एक रिलेशन की बात की थी बेटा, एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ के बीच में रिलेशन। एंड देन वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट अ रिलेशन फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। जब ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन होगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, उसका हमने एक रिलेशन फाइंड आउट किया था। तो आज का सेशन क्या है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं TIR, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हम बात करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ TIR। TIR की क्या कंडीशंस हैं वो डिस्कस करने वाले हैं हम लोग बेटा, और साथ के साथ हम TIR के एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ TIR। तो चलिए समझते हैं बेटा, व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? अभी तक आप लोगों ने रिफ्लेक्शन पढ़ा है, रिफ्रैक्शन पढ़ा है, अब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? नाउ सबसे पहले जब भी हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो हम कहते हैं कि रे ऑफ लाइट कैसे मूव कर रही है। रे ऑफ लाइट शुड मूव फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। रे कैसे जानी चाहिए? डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में। लाइट कैसे मूव करनी चाहिए? डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में। जैसे सपोज किया मैंने, ये वाटर है, वाटर से लाइट किस में ट्रैवल कर रही है? एयर में ट्रैवल कर रही है, और ये एक ऐसा इंटरफेस है जो दो ट्रांसपेरेंट मीडियम को सेपरेट कर रहा है। तो क्या पढ़ा है हमने कि जब ऐसे इंटरफेस पे हम लाइट इंसिडेंट करते हैं, जब एक ऐसे इंटरफेस पे लाइट इंसिडेंट की जाती है जो क्या कर रहा है, किन्हीं दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, किन्हीं दो ट्रांसपेरेंट मीडियम को सेपरेट कर रहा है, ऐसे इंटरफेस पे जब हम लाइट इंसिडेंट करते हैं तो उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होता है। तो इसको कहते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको क्या कहा जाएगा? इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब आपने रे ऑफ लाइट इंसिडेंट की, कैसे? ओब्लिकली इंसिडेंट की, और इसका कुछ पार्ट क्या हो गया? रिफ्रैक्ट हो गया, और सम पार्ट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड। तो इसको क्या कहा जाएगा? दिस इज कॉल्ड एज टोटल, दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये रे इस मीडियम में वापस आके रिफ्लेक्ट होगी, और साथ के साथ ये क्या हो गया? रिफ्रैक्शन भी हो गया। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? जब क्या होगा, जैसे जैसे मैं इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाऊंगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता जाएगा, और एक स्टेज ऐसी आएगी दैट फॉर अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, इन पेयर ऑफ मीडियम के लिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। क्या? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ वो इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया बेटा? 90 डिग्री हो गया, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन क्या होगी? क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी 90 डिग्री। अब क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? अगर मैं और एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहा हूं, यानी कि ये एंगल I किससे बड़ा है? IC से बड़ा है। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नाउ ग्रेटर देन IC, तो अब क्या होगा? ये रे का रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ये कंप्लीटली वापस इसी मीडियम में आ जाएगी। इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं? ये वाला केस जो होगा, ये क्या है? यहां पे इंटरनल रिफ्लेक्शन है, यहां पे क्या हुआ? रिफ्लेक्शन भी होगा और रिफ्रैक्शन होगा, और जो रे है दैट विल ग्रेज अलोंग द सरफेस। इस केस में क्या होगा? इस केस में कंप्लीटली रे वापस उसी मीडियम में आ गई। इसीलिए इस कंडीशन, ये वाली जो कंडीशन है, इस कंडीशन को क्या कहेंगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, व्हेन द रे ऑफ लाइट इज कंप्लीटली बाउंसिंग बैक इन द सेम मीडियम। जब कंप्लीटली वापस उसी मीडियम में आ जाएगी तो उसको क्या कहेंगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब कंडीशंस क्या होगी? कंडीशंस फॉर TIR
तो सबसे पहली कंडीशन क्या होगी, द रे ऑफ लाइट और द लाइट और रे ऑफ लाइट शुड travel from optically denser medium to rarer medium. लाइट कैसे ट्रैवल करनी चाहिए, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल करनी चाहिए लाइट. सेकंड क्या होना चाहिए, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ मीडियम. द एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम denser to rarer medium. एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां से, डेंसर से रेयर मीडियम के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम should be greater than critical angle for the pair of media. ये जो दो मीडियम है उनके पेयर के लिए जो क्रिटिकल एंगल है उससे ज्यादा एंगल पे इंसिडेंट होना चाहिए. अब यहीं से हम क्या करेंगे, क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच का हम एक रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. we can find out the relation between एंगल ऑफ इंसिडेंस या क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो ये समझ में आ गया हमें कि TIR कब होगा, जब रे ऑफ लाइट कैसे मूव करेगी, डेंसर से रेयर मीडियम मूव करेगी, और एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां से, डेंसर से रेयर मीडियम के लिए. एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां से, डेंसर से रेयर मीडियम के लिए. एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे बड़ा होगा, क्रिटिकल एंगल. और क्रिटिकल एंगल क्या है, क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस from denser to rarer medium for which the angle of refraction will become 90 degree. Angle of incidence, critical angle क्या है, critical angle is the angle of incidence from denser to rarer medium for which the angle of refraction will be 90 degree. ठीक है बेटा, तो अब रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं फटाफट. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहां पे जैसे पहले भी हमने एपरेंट और रियल डेप्थ के लिए जब बात कर रहे थे, हम वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे एयर के रिस्पेक्ट में. तो अभी जब हम वाटर से एयर की तरफ जा रही है रे, तो वो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर. और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद एयर का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी 1/μ. तो यहां पे क्या होगा, 1/μ इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर. ठीक है, 1/μ क्या ले रहे हैं, म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर. लेकिन मुझे यहाँ पे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर चाहिए, तो उसके लिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 1/μ. नाउ व्हेन I is equal to IC और C, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल है, क्रिटिकल एंगल के इक्वल है, तो R की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री. पुट करते हैं बेटा, 1/μ is equal to sin IC और C अपॉन sin 90 डिग्री. या यहां से क्या आ गया, sin 90 डिग्री क्या हो गया, 1. दैट मीन्स sin IC और sin C is equal to 1/μ. अब यहां से इस रिलेशन से क्या समझ में आ रहा है कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, वो, या जिस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, या जो भी पेयर ऑफ मीडियम है वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो क्रिटिकल एंगल उतना ज्यादा कम होगा. जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना क्रिटिकल एंगल कम होगा. बेटा, इज दैट क्लियर? तो ये हमने TIR की कंडीशंस समझी और TIR का
हमने रिलेशन देखा, या व्हाट आर द कंडीशंस फॉर TIR और TIR समझा हमने। जैसे इस केस में क्या हो रहा है, इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ पे भी इंटरनल रिफ्लेक्शन, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब इसको आपकी बुक के अंदर अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसको आप डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकते हैं। एक लेजर लाइट से एक डेमोन्स्ट्रेशन दी गई है, वो ट्राई कर सकते हैं आप। किसी एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा पानी लें और लेजर लाइट को अलग अलग एंगल पे अगर इंसिडेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे TIR हो रहा है कंप्लीटली, वो रे ऑफ लाइट जो है या लेजर लाइट जो है वो वापस उसी मीडियम में आ रही है। तो इस तरह का डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया है, वो डेमोन्स्ट्रेशन आप देख सकते हैं। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। देयर इज वन ऑप्टिकल इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब क्या हो गया, धोखा। एक ऑप्टिकल धोखा आपको दिखेगा, ऐसा कुछ आपने देखा होगा, कॉमन फिनोमेना है ये। जब आप किसी एक लॉन्ग हाईवे पे हैं, व्हेन यू आर ऑन अ लॉन्ग हाईवे और आप बहुत ही सनी डे है, इट इज अ वेरी सनी डे, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो आपको क्या लगेगा, जब आप देखेंगे, दूर देखेंगे उस हाईवे पे, तो आपको लगेगा कि देयर इज वाटर ऑन दैट हाईवे। ठीक है, चाहे आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं या खड़े होकर देख रहे हैं, तो आपको वो ऑप्टिकल इल्यूजन दिखेगा कि आपको सड़क के ऊपर पानी दिखेगा, कि ऐसा लगेगा कि वहां पे पानी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है वहां पे। ऐसा ही डेजर्ट्स में होता है, इसको कहते हैं मिराज। दिस इज अ ऑप्टिकल इल्यूजन, जिसको क्या कहते हैं, मिराज कहते हैं। और इस ऑप्टिकल इल्यूजन में होता क्या है, TIR की वजह से, जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस की तरफ आते हैं, वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नॉर्मल डेज में क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो यूनिफॉर्म रहेगा, लेकिन समर डेज में क्या होगा, जनरली जो ऊपर वाला पार्ट है या अर्थ के सरफेस, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, या ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और TIR के फिनोमेना की वजह से होगा क्या, जैसे जनरली ये डेजर्ट्स वगैरह में होता है, जब आप डेजर्ट में ट्रैवल कर रहे हैं, डेजर्ट में आप पैदल चल रहे हैं या इस तरह से कुछ है, तो वहां पे क्या दिखेगा आपको कि जनरली जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनकी इन्वर्टेड इमेज दिखेगी, उल्टी इमेज दिखेगी। जैसे कोई एक ट्री है या कोई ऐसी चीज है जो स्टेशनरी है, उसकी आपको इन्वर्टेड इमेज दिखेगी, जैसा लगेगा कि वहां पे पानी है, लेकिन ऐसा वहां पे कोई वाटर बॉडी नहीं होगा। देयर विल बी नो वाटर बॉडी अराउंड दैट थिंग। और ये किसकी वजह से होगा, TIR की वजह से होगा। इसको क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज मिराज। दिस इज नोन एज मिराज। इसको क्या कहते हैं, मिराज कहते हैं। फिर और एप्लीकेशंस की बात करें, डायमंड की बात डायमंड की ब्रिलियंस की बात करें, डायमंड की अपनी ब्रिलियंस तो नहीं है, बट देखेंगे हम कि उसको कट इस तरह से किया जाता है। डायमंड की कटिंग इस तरह से की जाती है कि जब लाइट उसके अंदर एंटर कर जाए, लाइट एंटर करने के बाद लाइट उसके अंदर ट्रैप हो, और उसका लाइट का जो है, लाइट जब एंटर कर जाएगी उसके बाद उसको इस तरह से कट, या जो उसकी कटिंग होती है डायमंड की, वो इस तरह से की जाती है कि जब भी वो किसी एक सरफेस पे इंसिडेंट हो, जब भी वो लाइट किसी सरफेस पे आए, तो वहां पे TIR हो। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जब भी वो सरफेस पे इंसिडेंट होगी, किसी भी सरफेस पे, डायमंड के किसी भी सरफेस पे इंसिडेंट होगी वो, तो वो जब इंसिडेंट होगी तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। हमेशा उसको कट इस तरह से किया जाता है, कटिंग ही उसकी इस तरह से की जाती है कि जब भी वो लाइट रे बाहर आने की कोशिश करेगी, उस सरफेस पे TIR हो जाएगा और वापस वो उसी मीडियम में आ जाएगी। तो इस तरह से, जैसे अगर बात करें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.47 होता है, तो क्रिटिकल एंगल बहुत छोटा है, क्रिटिकल एंगल छोटा है। और डायमंड की कटिंग इस तरह से की जाती है, ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, व्हाई देयर इज ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। तो यहाँ पे वही है, वही बताएंगे कि कटिंग उसकी इस तरह से की जाएगी कि लाइट जब भी किसी एक सरफेस पे इंसिडेंट होगी, इट विल बी इंसिडेंट एट एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। और जो डायमंड है वो ऑप्टिकली डेंसर है, बाहर एयर है, तो डेंसर से रेयर मीडियम जा रही है लाइट, और एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे ज्यादा हो गया, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, तो वहां पे TIR हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक एप्लीकेशन है TIR का। फिर एक और एप्लीकेशन है, रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स होते हैं या आइसोसेलेस प्रिज्म्स होते हैं, जो क्या करते हैं, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को 180 डिग्री से या 90 डिग्री से शिफ्ट कर देंगे विदाउट चेंजिंग द साइज। ठीक है, देखिए कैसे,
इनको कहा जाता है आइसोसेलेस राइट एंगल्ड प्रिज्म। दीज आर आइसोसेलेस राइट एंगल्ड प्रिज्म। और ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल क्या है? क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास इज 41 डिग्री, अप्रोक्सीमेटली 41-42 डिग्री है। तो अगर जैसे सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, तो लाइट की इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन नहीं होगा, परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रहा है। अब इस सरफेस पे क्या होगा जब ये इंसिडेंट हो रही है? इट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये एंगल क्या आएगा? 45 डिग्री आएगा। ये एंगल 45 डिग्री हो गया तो क्या होगा? जब ये एंगल 45 डिग्री हो गया तो क्या होगा? ये रे वापस से इसी मीडियम में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे TIR हो जाएगा। जैसे बताया आपको कि ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल क्या है? 42 डिग्री या 41 पॉइंट समथिंग है। तो अब जब TIR होगा यहाँ पे तो क्या होगा? ये वापस से इसी मीडियम में आएगी। फिर इस सरफेस पे जब होगा तो ये बाहर आ जाएगा। तो ये सपोज किया A था, ये पॉइंट B था। फिर इधर क्या आ गया? ये A पॉइंट जो है वो क्या बन गया? A डैश, और B पॉइंट जो है वो क्या हो गया? B डैश। अब क्या हुआ यहाँ पे? अब क्या होगा? यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो कितने डिग्री से शिफ्ट हो गया? 90 डिग्री से शिफ्ट हो गया। ऐसे ही मैं इसको 180 डिग्री से शिफ्ट कर सकता हूं। देखिए कैसे 180 डिग्री से कैसे शिफ्ट होगा। ये 45 है, ये भी 45 है। यहां पे इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन हुआ 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। इस सरफेस पे फिर दोबारा रिफ्रैक्शन होगा 45 डिग्री, ये भी 45, ये भी 45। इस सरफेस पे लाइट जो है वो बाहर आ जाएगी। यहाँ पे अगेन रिफ्रैक्शन होगा, TIR होगा। इस सरफेस पे फिर दोबारा TIR होगा। ये अगर A था, ये B था, ये A डैश हो जाएगा और ये B डैश हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो गया? ये आइसोसेलेस, इनको कहा जाता है आइसोसेलेस राइट एंगल्ड प्रिज्म्स। दीज आर आइसोसेलेस राइट एंगल्ड प्रिज्म्स हैं, जिनको यूज करके क्या कर सकते हैं हम लोग? जिनको यूज करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री से शिफ्ट किया हमने एक केस में, और एक केस में हमने 180 डिग्री से शिफ्ट कर दिया। बता तो इस तरह बेटा एक और प्रिज्म की बात करनी है हमने। जैसे अभी हमने रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म देखे, वैसे ही एक और प्रिज्म होगा जो क्या करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट को 180 डिग्री से शिफ्ट कर देगा। जैसे अभी देखा हमने कि आइसोसेलेस राइट एंगल्ड प्रिज्म्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं? दे कैन चेंज द एंगल ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय 90 डिग्री या 180 डिग्री। इस वाले सरफेस पे यहाँ पे TIR होगा और ये रे वापस आ जाएगी। तो ये A है, ये B है। तो ये रे देखिए, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? A डैश हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा? दिस विल बी B डैश। तो इसने किससे शिफ्ट कर दिया? इसको 180 डिग्री से शिफ्ट कर दिया। तो हमने ये समझा कि प्रिज्म्स जो है, जो आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिज्म्स होंगे वो क्या करेंगे? किसी भी ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री से शिफ्ट कर देंगे या 180 डिग्री से शिफ्ट कर देंगे। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट यूसेज देखना है हमने TIR का, विच इज ऑप्टिकल फाइबर्स। जैसे आप देख रहे होंगे पेंडेमिक के टाइम में आप लोग बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन का यूज कर रहे हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर्स जो हैं आज की डेट में दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन। तो ऑडियो सिग्नल्स, ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज किया जाता है ऑडियो सिग्नल्स और वीडियो सिग्नल्स को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिट करने के लिए। अब किसी भी एक ऑप्टिकल फाइबर के अंदर क्या होगा? ऑप्टिकल फाइबर जो है जनरली कंपोजिट ग्लास से बनाए जाते हैं या क्वार्ट्ज फाइबर से बनाए जाते हैं। इस तरह के मटेरियल्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं किसको? ऑप्टिकल फाइबर्स को बनाने के लिए। अब किसी भी एक ऑप्टिकल फाइबर में क्या होगा बेटा? जैसे नाम ही बता रहा है, लाइट ट्रैवल करेगी यहाँ पे। तो किसी भी एक ऑप्टिकल फाइबर में क्या होगा? एक बाहर आउटर कवरिंग होगी और एक इनर कोर होगा, और कोर और क्लैडिंग होगी। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? लो म्यू,
और अंदर वाले पार्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, हाई म्यू। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर वाला जो पार्ट है उसको क्लैडिंग कह रहे हैं और कोर क्या है, अंदर वाला पार्ट है। तो जो बाहर वाला पार्ट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा और जो अंदर वाला पार्ट है कोर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसड्यूसर्स कुछ डिवाइसेस होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी फॉर्म ऑफ सिग्नल को लाइट में कन्वर्ट करेंगे या लाइट को इलेक्ट्रिकल, किसी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उनको कहा जाता है ट्रांसड्यूसर्स। या इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर्स का मतलब क्या हो गया, किसी भी फॉर्म को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना या किसी दूसरी फॉर्म को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना या इलेक्ट्रिकल को किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो ट्रांसड्यूसर्स यूज करके क्या करेंगे हम, जो भी सिग्नल है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, लाइट में कन्वर्ट करेंगे। और वो लाइट इस तरह से इंसिडेंट की जाएगी यहाँ पे कि वो ऐसे एंटर करे कि सुटेबली उसको इस तरह से एंटर कराना है कि जब भी वो इस सरफेस पे आए, क्या है कंडीशन टीआईआर के लिए, रे ऑफ लाइट कैसे मूव करनी चाहिए, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में। तो ये डेंसर मीडियम में, बाहर क्या है, रेयर मीडियम है। अब अगर यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, इसका बार बार मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता जाएगा और ये लाइट ट्रैवल करेगी। जहां पे इसको बाहर निकालना है हमने, वहां पे फिर ट्रांसड्यूसर लगा के इसको जिस भी फॉर्म में कन्वर्ट करना है वो हम कर सकते हैं। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूसेज क्या है कि इस तरह से लॉस ऑफ एनर्जी जो है वो बहुत कम होता है। लॉस ऑफ एनर्जी इज वेरी लेस जब हम किसी एक ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं। और ऑप्टिकल फाइबर्स जो होते हैं वो लो मेंटेनेंस है, बेंड हो जाए, कुछ हो जाए, टेढ़ा हो जाए, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इसका एक और यूसेज है कि ऑप्टिकल फाइबर्स के आगे अगर एक कैमरा लगा दिया जाए, कोई कैमरा फिट कर दिया जाए, तो इंटरनल ऑर्गन्स के पिक्चर्स लेने के लिए इस पर्टिकुलर टेक्निक को मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर एंडोस्कोपी बोलते हैं, जहां पे क्या करते हैं हम इंटरनल ऑर्गन्स जैसे इंटेस्टाइन हो गई, एसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, या हमारा कॉलन है, लार्ज इंटेस्टाइन है और स्मॉल इंटेस्टाइन है, उनकी पिक्चर्स लेने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज करते हैं। फिर एक डेकोरेटिव पीस देखा होगा आपने, जिसमें क्या होता है, एक लाइट बल्ब होता है और उसके अंदर बहुत सारे प्लास्टिक फाइबर्स होते हैं और उसके आगे छोटे छोटे इलेक्ट्रिक बल्ब्स लगे होते हैं। तो जब वो लाइट ग्लो करती है तो वो लाइट उन प्लास्टिक फाइबर्स के थ्रू जाके वो एक फाउंटेन का अपीयरेंस देता है, इट गिव्स अ अपीयरेंस ऑफ अ फाउंटेन। तो उस तरह के डेकोरेटिव आइटम्स में भी ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज किया जाता है। तो इस पूरे सेशन के अंदर हमने टीआईआर के बारे में समझा और टीआईआर के एप्लीकेशंस हमने डिस्कस किए बेटा। तो इस पूरे पार्ट को आपने अच्छे से पढ़ना है और सारी की सारी रीडिंग करनी है एनसीईआरटी से। यू हैव टू रीड इट फ्रॉम द एनसीईआरटी एंड यू हैव टू मेक नोट्स बेटा जी। थैंक यू सो मच।